जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकारों के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, आरटीआई पर बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011233866947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 01 लगाना न भूलिएगा। कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हम सब जानते भी हैं और कहते भी हैं, लेकिन क्या इसी जल को हम संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कुछ करते हैं? सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सूचना अधिकार कानून से पता चला है कि दिल्ली और मुंबई जो शहर के जो रहने वाले लोग हैं 60% से ज़्यादा पानी वो बर्बाद करते हैं। इसके साथ साथ 60% पानी हम लोग बिना शोधन का पीते हैं। अगर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बिना शोधन का ही पानी 60% लोगों के घरों तक पहुंचता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, आइए हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के अजय अग्रवाल जी। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं जयशंकर पांडे जी हैं। जयशंकर पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जल बचाव को लेकर काफ़ी काम करते हैं और सोनभद्र, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के वो इलाके हैं जहां पर पानी की भी काफ़ी समस्या है, वहां पर ये जल बचाने को लेकर काफ़ी लोगों को जागरूक करते हैं। तो जयशंकर जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो तीसरे खास मेहमान हैं असीम टकियार जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। गुड़गांव और पानीपत, सोनीपत के आसपास आरटीआई लगाकर कई इन्होंने जनहित याचिका भी दायर कर रखी है जल को लेकर, पानी की बर्बादी को लेकर, ताकि लोगों में जागरूकता पहुंचे और लोग पानी के प्रति संवेदनशील हो और पानी की बर्बादी पर अंकुश लगे। तो अपने कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि दिल्ली और मुंबई के जो रहने वाले लोग हैं वो 60% से ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। इसके साथ अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक वर्ष में प्रतिवर्ष 5 करोड़ से ज़्यादा पानी लोग गाड़ियों को धुलने में, कार, बस और इस धुलने में पानी बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर हम नज़र डाल लेते हैं कि आखिर जो जल एक अमृत के समान है, जीवन देता है, उसके प्रति लोग इतने असंवेदनशील क्यों हैं। तो सबसे पहले नज़र इस रिपोर्ट पर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी एक ऐसा शब्द जिसकी चर्चा सिर्फ किताबों में ही नहीं, धार्मिक ग्रंथों में भी की गई है और इसकी महिमा का वर्णन भी किया गया है। मानव सभ्यता के लिए पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। इस जीवन देने वाले उपहार को सुरक्षित और संरक्षित रखना पूरे मानव समाज की जिम्मेदारी है। पर अफसोस, बेपरवाह जिंदगी ने पानी के प्रति लोगों को असंवेदनशील कर दिया है। आरटीआई से पता चला है कि देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक नगरी कहलाने वाले मुंबई में 60% पानी लोग यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इसके साथ ही सूचना के अधिकार कानून से एक और जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में 60% पानी बिना शोधन के ही लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। आखिर पानी की ऐसी बर्बादी क्यों? कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पानी के यूं ही बर्बाद हो जाने के कई कारण हैं। निजी ट्यूबवेल से पानी के खनन से बर्बादी की जा रही है। कुआं, पोखर, तालाबों और छोटी नदियों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। 40% पानी लीकेज से बर्बाद हो जाता है। जागरूकता की कमी से भी लोग पानी के प्रति असंवेदनशील हैं। बिल्डर माफिया भी अवैध तरीके से पानी का दोहन कर रहे हैं। जल विभाग की लापरवाही से भी पानी का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए कोई कारगर सुविधा राज्य सरकारों के पास नहीं है। इतने बड़े शहर हैं, वो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो पक्के कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर हम बारिश के पानी को नहीं बचाएंगे तो ज़मीन के अंदर हम पानी जो निकालते जा रहे हैं एक दिन समाप्त हो जाएगा और जिस भी दिन ये पानी समाप्त होगा वो दिन बहुत भयावह होगा। ये पूरी शहरी सभ्यता के लिए, सारे विकास के जो मॉडल हमारे हैं ध्वस्त हो जाएंगे। आज कहीं न कहीं से वाटर हार्वेस्टिंग एक चुनौती है। हम लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक बूंद बारिश के प्रत्येक बूंद पानी को जहाँ गिर रहा है वहीं पे संरक्षित होना चाहिए ताकि वहाँ का जो इको बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। जहां एक तरफ पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल मैच में पानी की बर्बादी को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाई है। पानी की जो किल्लत देश में झेल रहे शहर हैं, उसमें दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, कानपुर, आसनसोल, धनबाद,
विशाखापट्टनम, मदुरई, जमशेदपुर शामिल हैं। देश के 32 प्रमुख शहरों में 22 शहर पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। दिल्ली को रोज 415.8 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन दिल्ली को सिर्फ मिल पाता है 316.6 करोड़ लीटर पानी। भारत में बढ़ रही जनसंख्या और अनियंत्रित शहरीकरण से जल संकट गहरा गया है। देश में जागरूकता की कमी के चलते जल स्तर गिर रहा है। जो सतही जल स्रोत है, देखिए भूमिगत जल स्रोत मानव के लिए तो उपयोगी हो गया है कि हम सबमर्सिबल लगा लेते हैं, हैंडपंप लगा लेते हैं, उससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, ये मानव से इतर जो जीव जगत है उसके लिए पीने का पानी है। इसके अलावा सिंचाई की पूरी परियोजनाएं उस पर आधारित हैं। छोटे मोटे और भी जो पानी की ज़रूरतें हैं वहाँ से पूरी होती हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारी एक RTI में अभी सरकार ने जो हमको यूपी की गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि 1,09,000 तालाबों पर यूपी में कब्जा है। हमारे सारे तालाब कब्जा होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, जल विहीन होते जा रहे हैं, उथले होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हम लोग विकास के एक ऐसे नमूने की ओर बढ़ रहे हैं जो प्रकृति मित्र नहीं है, पर्यावरण मित्र नहीं है, जल मित्र नहीं है। हम सब हमारी आपकी संवेदनशीलता ही पानी के संकट से निजात दिला सकती है। पानी बचाना है और जल संरक्षण करना है तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये देश के हर उस नागरिक का कर्तव्य है जो देश के आर्थिक प्रगति में अपनी सहभागिता देना चाहता है। देश में लगातार पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। हम सबको एकजुटता और जागरूकता के साथ पानी को बचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। न हम पानी का फजूल खर्च करें और न ही इसकी फजूल खर्ची होने दें। हमारी आवाज ही पानी को बचा सकती है। तो हमने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में ये स्पष्ट साफ तौर पे है कि लोग जल के प्रति, पानी के प्रति असंवेदनशील हैं। लोगों का छोटी छोटी जागरूकता वो अपनाएं तो जल को बचाया जा सकता है। हम सबसे पहला सवाल अजय अग्रवाल जी आपसे करेंगे। ये जो शुरुआत हुई है, गर्मी आते ही पानी को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है, लेकिन इस बार जो IPL का मैच होना है, महाराष्ट्र में 20 मैच होने हैं और 20 मैच में 60 लाख लीटर से ज़्यादा पानी प्रयोग किया जाएगा। ये मामला वहाँ से उठा तो, और मुंबई हाईकोर्ट ने इसमें यह भी कहा है कि जहाँ एक तरफ जो मराठवाड़ा के लोग हैं, जो लातूर के जो लोग हैं, वो पानी को लेकर कई किलोमीटर जाना पड़ता है, पानी मिलता है, वहीं दूसरी तरफ जो पिच है, IPL की जो पिच है, वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो सबसे पहला मैं कमेंट आपसे जानना चाहूँगा अजय अग्रवाल जी। देखिए, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी है हाई कोर्ट में, जिस पे हाई कोर्ट बहुत गंभीरता से विचार भी कर रहा है, नोटिस इशू किया गया है। उसमें उनका ये कहना है कि पूरे महाराष्ट्र जो है वो सूखाग्रस्त है और महाराष्ट्र में 20 IPL मैच होने हैं और एक IPL मैच पे 3 लाख लीटर पानी खर्च होता है पिच के लिए, पिच के ऊपर, तो 60 लाख लीटर पानी वहाँ पे पिच के लिए खर्च हो जाएगा। वहीं लातूर जो जगह है वहाँ पे केवल 55,000 लीटर पानी मिलता है। एक व्यक्ति को केवल 20 लीटर पानी मिल पाता है पूरे दिन के लिए। ये स्थिति है जिस राज्य में जो सूखाग्रस्त है, जहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं है। एक शहर को लातूर इतना बड़ा जहाँ 55,000 लीटर केवल मिल रहा है, वहीं एक पिच पे 3 लाख लीटर पानी केवल पिच की मेंटेनेंस पे। और IPL जो ये मैचेस हैं, ये कॉमर्शियल मैचेस हैं, लोग कमा रहे हैं इसमें करोड़ों रुपया। इसके लिए जो देश का ये जन संसाधन है जिसकी कमी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये देश का ही संसाधन नहीं है, ये पूरे विश्व में पानी की कमी होने जा रही है। और यहां तक लोगों का मानना है, आज की तारीख में कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी कि हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध पानी की कमी कारण हो, पानी को लेके हो, पानी के लिए हो। जयशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में काम करते हैं, जहां पानी की काफी पहले से ही समस्या रही है, कैसे सुधार हो सकता है? संतोष जी, देखिए, सबसे पहले अभी जो IPL का मुद्दा उठा है पानी को लेकर, हम लोग तो 98 से कह रहे हैं कि पानी प्राकृतिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधन में पानी प्रमुख है। पानी पर जनता का अधिकार होना चाहिए, मुनाफे के लिए नहीं। हम लोग खेलों के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए आप जीवन को असंवेदनशील कर दें, ये तो उचित नहीं है। मैं सोनभद्र के पूरे सोनभद्र जिले में जो जिसको सोनालचर बोला जाता है, जिसमें मिर्जापुर है, चंदौली, ये पूरा कैमूर वन्य जीव क्षेत्र है जिसमें कि सेंचुरी है, वहाँ पर दिसंबर के लास्ट, जनवरी के पहले सप्ताह से टैंकरों से पानी जाता है और बहुत बड़ी पानी की पीने की समस्या है। तो ये समस्या, उस पर हम आएंगे डिटेल में। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े, अभी हम लोगों ने 2 महीने पूरे 600 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण किया, पानी के तत्वों पर, रासायनिक तत्वों पर, पानी की समस्याओं पर रखेंगे। लेकिन पहले जो सबसे बड़ा सवाल है कि पानी के प्रति संवेदनशीलता, आम लोगों को, हर लोगों को, सरकार के साथ साथ आम जन को पानी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। असीम टेकैर जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप पानीपत, सोनीपत और गुड़गांव में एक बड़ी समस्या है पानी को लेकर, और इसके साथ साथ एक चीज और मैं उठाना चाहूंगा, जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 40 से 45% पानी लीकेज में बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जल बोर्ड की भी लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत लापरवाही है।
कई मैंने ITI के थ्रू हाईलाइट किए हैं कि वॉल लीक कर रहे हैं, महीनों से वॉल लीक कर रहे हैं, आते हैं रिपेयर करते हैं, उसका परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद जैसे प्रेशर बढ़ता है वो वॉल फिर फट जाते हैं। मैं तो अग्रवाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, पानी का जो इन्होंने बताया कि IPL में ख़राब हो रहा है, गुड़गांव में 3-4 गोल्फ कोर्स हैं, वहाँ डेली 1 लाख लीटर हो रहा है। यहाँ तो 20 मैचों की जनाब ने बात की है, मैं तो कहता हूँ वहाँ पे डेली गोल्फ कोर्सों में 1 लाख लीटर डेली का पानी बर्बाद हो रहा है। सिर्फ प्राइवेट ये लोग हैं और चंद हैं, कोई 100-200 मेंबर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास RTI की सूचना में पता लगा कि 33 वाटर बॉडीज़ गुड़गांव में थी, जो MCG ने और वहाँ की ग्राम पंचायत, डिपार्टमेंट ऑफ ग्राम पंचायत ने एडमिट किया है कि कहीं पे कम्युनिटी सेंटर बना दिए हमने, कहीं पे हमने क्रिकेट मतलब स्टेडियम बना दिए हैं। और अब मैं PIL फाइल करने जा रहा हूँ, मैंने मतलब ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। अब उसके आंकड़े इकट्ठे होके मैं माननीय पंजाब हरियाणा कोर्ट में ये दायर करूँगा कि, और अपार्ट फ्रॉम दैट स्विमिंग पूल्स में कितना पानी खराब होता है। अब 5 स्टार होटलों में हर स्कूल में स्विमिंग पूल है। आपने पानी की बर्बादी की बात की, मैं अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, एक सर्वे कहता है कि दिल्ली में प्रतिवर्ष 5 करोड़ लीटर पानी सिर्फ गाड़ियों को धुलने में, कार, बस, 2 पहिया वाहन के धुलने में पानी बर्बाद कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से लोग अपने घरों के आगे पाइप से धोते हैं, गाड़ियों को पीने के पानी से धोते हैं, पानी चाहे पीने का हो या कैसे कच्चा पानी हो, पानी तो पानी है, वही गाड़ी जो है 2 मग्गों से भी साफ हो सकती है, 3 मग्गों से भी। तो इसके लिए जो आपका जल बोर्ड है, इसके लिए उनको बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। जल बोर्ड के लोग भी कहीं कहीं जितना पानी लीक होता है, पूरे दिन लीक होता रहता है, टोटियां लीक हो रही है, उसको एक क्रिमिनल ऑफिस बनाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, जो क्षेत्र का अधिकारी है या जो इंस्पेक्टर है वो जिम्मेदार होगा। इसके लिए बहुत कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में पानी बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है। बिल्कुल। और पानी की इतनी जरूरत पड़ेगी पानी के व्यक्ति को पूरे देश में, कि हम लोग पानी कहीं से कहीं आयात करेंगे, क्या करेंगे, पानी की इतनी कमी होने जा रही है। तो इसके लिए बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। जयशंकर जी, डिमांड और सप्लाई में भी काफी अंतर। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो जहां 70% या 80% की मांग होती है, वहां 30% पानी पहुंचता है। तो अगर धीरे धीरे ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में पानी की समस्या और बढ़ती चली जाएगी। अभी आपको मैं बता दूं, रिसेंटली 98 से कोको कोला का प्लांट लगा है बनारस में, वहां का भूगर्भ जल 1000 फीट नीचे बोरिंग करके शुद्ध पानी निकाल रहे हैं और मुनाफे के लिए, बेचने के लिए। वहां के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कि ये पानी क्यों आप ले जा रहे हैं। जब वो प्लांट लगा था तो पानी का स्तर 60 फीट था, 60 फीट पर मिल जाता था। अब स्थिति है कि 250 फीट बोरिंग करके आप पानी नहीं प्राप्त कर सकते, और जो पानी है वो भी शुद्ध पीने लायक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पानी 2-3 स्तरों पर काम करने की जरूरत है। अजय जी से मैं एकदम सहमत हूं कि एक तो पहले एक ऐसा कानून होना चाहिए कि उस पर कड़ाई से पालन हो, लोग दंडित हों। पानी का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं पानी के प्रति संवेदनशीलता बरतना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, सूरज प्रकाश बाबा जी जो 100 साल के होकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, गांधी जी के साथ लंबे समय तक रहे। 7 साल मुझे भी उनके साथ रहने को एक अवसर मिला। मैं लखनऊ के हरदोई जिले में थे, मैं उनके साथ था। वो बोले कि जब गांधी जी प्रयाग में आते थे संगम किनारे, तो उनके साथ वो हुआ करते थे। 2 बाल्टी पानी वो निकालते थे गंगा जी से और फिर वहाँ बाहर बैठकर रेत में स्नान करते थे। हुआ वाकया एक दिन कि 1 बाल्टी पानी गिर गया, फिर गांधी जी स्नान नहीं किए, हाथ पैर धोकर वापस चले आए। दूसरे दिन वो गंगा किनारे स्नान करने के लिए नहीं गए। तो सूरज प्रकाश ने पूछा कि महात्मा जी, आप गांधी जी, आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोले मैं आपको 2 की जगह 3-4 बाल्टी पानी निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, संतोष जी, बहुत बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कहा कि देखिए 2 के बाद तीसरी बाल्टी अगर पानी हम निकालते हैं तो दूसरे के हिस्से का होगा, पशु पक्षियों का होगा, जानवरों का होगा, मनुष्य का होगा, यहाँ पर खेती करने वाले किसानों का पानी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे का हक लेना चाहिए। और मैं दूसरे दिन इसलिए नहीं स्नान किया कि मैं अपना प्रायश्चित कर रहा हूँ, ये दंड अपने पर लागू कर रहा हूँ। तो इस तरह की संवेदनशीलता होगी पानी के प्रति, तभी हम बच पाएंगे। अब बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जयशंकर जी, पानी के प्रति ऐसी ही संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, तभी हम इस पानी के संकट से उबर पाएंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जरूर बात करेंगे जो प्राकृतिक, जो पुराने जो जल स्रोत हैं, कुआं हैं, छोटे पोखर हैं, तालाब हैं, क्या वो भी खत्म होते जा रहे हैं? क्या उन्हें भी बचाने की जरूरत है? ब्रेक के बाद।
आज हम बात कर रहे हैं कि पानी का संकट क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही गर्मी आ जाती है पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान, हमारे साथ अजय अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, जयशंकर पांडे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जल बचाव को लेकर काफी काम करते रहते हैं, असीम टकयार जी हमारे साथ हैं, आरटीआई कार्यकर्ता है और पीआईएल भी इन्होंने दायर कर रखी है जल और पानी के संकट को लेकर। अब हम एक सवाल ये उठाना चाहते हैं कि आखिर जो पुराने जो जल स्रोत हैं, चाहे वो पुराने कुएं हों या नदी हो, पोखर हैं, जल जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो देखने में आ रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से लोग उन पर अतिक्रमण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वो गायब होती नहीं। तो क्या इनके प्रति भी हमें आवाज उठाने की जरूरत है? हम सबसे पहले जानना चाहें अजय अग्रवाल जी, जो पुराने कुएं, जो पुराने जल स्रोत हैं, क्या उनको बचाने की जरूरत है? देखिए, जिस प्रकार से बिल्डिंग एक्टिविटी बढ़ गई है, मकान बनाने की जगह जगह, यहाँ यमुना में, दिल्ली में देख लीजिए, यमुना की तलहटी में मकान बन गए, तमाम ओखला में अनऑथराइज मकान बन रहे लगातार। इसी प्रकार से गांव में अगर आप जाएंगे तो जहाँ पोखरे हैं कहीं पे भी है, वो गांव से लगा हुआ होता है, वहाँ लोगों ने मकान बना लिए, खत्म कर दिया उसको। जबकि वही जो जल होता है वही पानी पशुओं को पीने के काम आता है पूरे साल, जो इकट्ठा होता है बरसात में, और वही उसी से लोग पानी भी नहाते भी हैं, पीते भी हैं, पानी उसको उबाल के पानी पीते हैं, ले जाते हैं घर पे। तो ये सब कोर्ट से काफ़ी सख्त है, एनजीटी भी सख्त है, परंतु उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सरकार को बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। जो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है, उसको बहुत सख्ती से, कड़ाई से पालन कराना पड़ेगा कि नहीं तो पानी की समस्या के कारण उसकी निजात सरकार दिला ही नहीं पाएगी। जयशंकर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप सोनभद्र और बनारस के आसपास मिर्जापुर के क्षेत्र में काम करते हैं, क्या वहां भी कुएं और तालाब गायब हो रहे हैं? बिल्कुल संतोष जी, ये लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। 98 के पहले हम लोग जाते थे गांव में, कई तरह के, एक बड़ा पोखरा होता है, एक बाउली होती है, एक तालाब होता है। उनका ये होता था कि हम लोग जाते थे और उसमें से पानी निकाल कर हाथ में पी लेते थे। आज की स्थिति कि तालाब ही गायब है। मेरा मानना है कि वो राजनीतिकरण है। जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बनी, गांव में ऐसे कैडर खड़ा कर दिए, कैडर को संसाधन चाहिए, जनसंख्या बढ़ी, तालाब को कब्जा किए और उनको राजनीतिक संरक्षण मिला। मेरा ये मानना है कि परंपरागत ग्रामीण जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए। जो तालाब को कब्जा किए हैं, छोटे छोटे बावली हैं, पोखरे हैं, कुएं हैं। मैं अपना उदाहरण बताऊं कि हम लोग सिर्फ आवाज ही नहीं उठाते हैं। मेरे घर के सामने 10 बिस्सा जमीन है, उसमें मैं 4000 प्रजाति के पौधे लगाए हैं। एक छोटे से 2 बिस्सा में मैं गड्ढा खुदवाकर उसमें पानी, देखिए जब तक हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे फिर लोगों से कहने के हकदार नहीं है। मेरा मानना है कि सबसे पहले परंपरागत जल स्रोतों को, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, इनको पुनर्जीवित किया जाए। और दूसरा, जो बाढ़ के पानी बह जाते हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया जाए। और आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों को पता होता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो इस तालाब में अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठाते। हमें लगता है कि अब जरूरत है कि लोगों को भी आवाज उठाने की जरूरत है, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से आवाज उठाए या और भी माध्यम, मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग करें। लेकिन अब आवाज उठाने की जरूरत है कि अगर आपके आस पड़ोस कोई भी तालाब, कुएं में अतिक्रमण कर रहा हो, क्योंकि तब आवाज उठाएंगे तभी कुछ सुधार होगा। जयशंकर, देखिए संतोष जी, एक बहुत प्रमुख बात है। पहली बात है कि जब तक से आप जागरूक नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, ये बचेगा नहीं। आप रोकिए मत, टोकिए। अगर टोकना शुरू कर देंगे तो लोग डरेंगे। अब मुझे लगता है कि आवाज उठाना चाहिए। और संतोष जी, मैं बताऊं, पिछले 10-12 सालों में पूरे ग्रामीण अंचलों में राजनीतिकरण हुआ है, गांव के लोगों का राजनीतिकरण हुआ है। तालाब कब्जा करने वाले को स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों का, उनका वर्चस्व मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि जागरूकता और इसको रोकने की जरूरत। असीम जी, टैंकर माफियाओं का बड़ा दबदबा रहता है पानी में। अगर हम दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, आप गुड़गांव में काम करते हैं, उन पर कैसे अंकुश लगेगा? एक्चुअली जी, मैंने आज से 5 साल पहले एक हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे मीना साहब, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि हर टैंकर के ऊपर जीपीएस सर्विलेंस का डिवाइस लगेगी। अब मुझे आरटीआई से सूचना दी है जी कि वो उस ऑर्डर का इन्होंने पालन ही नहीं की। तो अब आप बताइए कि भाई, और मुझे ये भी बताया गया कि उन्होंने कम से कम 3000 टैंकरों को कैप्चर किया गुड़गांव के अंदर, लेकिन वो अगले दिन कोई उसके अंदर ऑफेंस नहीं है। क्या आपको लगता है कि जैसे गर्मी आती है, पानी की कमी हो जाती है, जो टैंकर, देखिए तो माफिया है, उनकी तो लॉटरी है। वो तो 2-2 हज़ार रुपये आज की डेट में, अभी जाट आंदोलन की वजह से हरियाणा में कोई लगभग 10 दिन पानी की समस्या रही, उन्होंने 2000 से 2500 रुपये पर टैंकर का चार्ज किया। और वो भी कोई गारंटी नहीं कि उसमें 5000 लीटर का टैंक होता है, 2000 आएगा, 3000 आएगा, मतलब कोई उसकी गारंटी नहीं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये हुड्डा ने गुड़गांव में ये कंपलसरी किया हुआ है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूरी है हर घर में। और मेरे ख्याल से 15% लोगों ने बनाया हुआ है, सिर्फ 15% लोगों ने। कोई उसकी सर्वे नहीं है। जिसने नहीं बनाया, हुड्डा को कहिए कि भाई उनको नोटिस इशू करे। कम से वो इन अपने घर का पानी, जो रूफटॉप पे पानी आता है, जो उनके जो बरामदों में गिरता है, उसको नीचे करना मैंडेटरी है एज पर। और अभी पॉलिसी आई है हरियाणा गवर्नमेंट की दोबारा से कि जो नहीं करता है
उसके ऊपर आप दंड दंड लगाइए। लगाइए। लेकिन अभी भी गुड़गामा में 40% प्लॉट खाली पड़े हैं, तो किस पे दंड लगाइए? बिल्कुल। अजय जी, क्या ये अनियंत्रित जो शहरीकरण हो रहा है, बढ़ती जो जनसंख्या है, ये भी एक बड़ा कारण है कि पानी का जल स्तर भी गिरता जा रहा है क्योंकि उपभोग बहुत ज्यादा है? इसका भी कारण कि जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एक तो जनसंख्या बहुत एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा भ्रष्टाचार, जो मकान बनते हैं उसमें जैसे ये रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे नीचे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पाइप नीचे जाना चाहिए, अंदर भूजल में जाना चाहिए नीचे, वो लोग नहीं लगाते उसका, और लगाते भी हैं तो वो चलता नहीं है, वो खराब हो जाता है, वैसे पड़ा रहता है। रेगुलर उसका चेकअप मॉनिटरिंग की जरूरत है। मतलब पानी के लिए इतनी ज़्यादा नंबर 1 प्रायोरिटी बिल होनी चाहिए पानी की सरकार को, और उसका चेकअप रेगुलर चेकअप होने की ज़रूरत है। जल बोर्ड के अधिकारियों को नकेल कसने की ज़रूरत है कि पानी बर्बाद ना हो। हर एक परिवार में कितने लोग मेंबर है, उसी के हिसाब से उनको उतना पानी किसी रेट में, उसके ऊपर का पानी बहुत हैवी यानी 10 गुना या 100 गुना के रेट में मिले, ताकि लोग पानी कम से कम इस्तेमाल करें। व्यक्ति में अवेयरनेस आनी चाहिए कि एक नहाने के लिए कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। 1 बाल्टी पानी नहा सकते हैं तो 5 या 10 बाल्टी क्यों इस्तेमाल हो रही है? बर्तन धोने में लोग इतना पानी बर्बाद कर देते हैं, पानी चलता रहता है वॉश बेसिन में, बर्तन धोने में इतना पानी बर्बाद कर देते हैं कि जिसमें पूरे परिवार नहा सकता है, धो सकता है। इस प्रकार से कपड़े धोने में, ये सब चीजों पे बहुत अवेयरनेस लाने की जरूरत है। जयशंकर जी, केंद्रीय मौसम विज्ञान कहता है कि सिर्फ 3 महीने में अपने यहाँ लगभग 1170 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन उनका हम संचयन नहीं कर पाते, उस पानी को हम संचित नहीं कर पाते। अब 80% पानी बर्बाद हो जाता है, सिर्फ 20% पानी ताल पोखरों में कहीं रुकता है, जो हम उसका बाद में जानवर उपयोग करते हैं, जो इंसान उपयोग में लाते हैं। संतोष जी, वो पानी खुदा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे रुक गया, तालाबों में तो रुक गया। जिस तरह से भ्रष्टाचार है, मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको सोनभद्र का। सोनभद्र में जनवरी महीने में पानी का स्तर नीचे गिर जाता है। गांव में उदाहरण स्वरूप 10 हैंडपंप लगे हैं तो 2 चल पाते हैं। 2 की स्थिति है कि उसमें कई प्रकार के रासायनिक चीजें हैं, जैसे फ्लोराइड है, आयरन है, आर्सेनिक है। अब आपको बता दूं कि आर्सेनिक फ्लोराइड्स रिमूवल संयंत्र लगा है, उसका क्या स्थिति है कि 2-2.5 लाख रुपए से एक संयंत्र मिलता है, और संयंत्र सिर्फ लगा दिए गए हैं। अजय जी, संयंत्र लगाकर खड़े, उसमें कनेक्शन नहीं दिया गया। इतना बड़ा घोटाला, अरबों रुपए का घोटाला। तो पानी के नाम पर भ्रष्टाचार जो अजय जी ने अभी उठाया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को दोनों स्तर पर काम करना होगा। पानी के नाम पर खेल भी भ्रष्टाचार का बंद हो। पानी पीने के लिए जो बाढ़ का पानी, हम लोग अभी जो पिछले बार मैंने आपसे कहा कि पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अगर बाढ़ के पानी को हम लोग जो बह जाता है उसको रोककर छोटे छोटे चेक डैम बनाएं, छोटे छोटे बावड़ी बनाएं, बड़े बांध की जरूरत नहीं है, तालाब को पुनर्जीवित करें कि पानी रुके, तो इससे जल स्तर भी बढ़ सकता है। जल स्तर बढ़ने से कुएं में पानी शुद्ध होगा, हैंडपंप से जो पानी निकलेगा वो शुद्ध होगा। क्या अजय जी, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी जरूरत है बच्चों को जागरूक करने की, ताकि वो सीख के आगे बढ़े? बचपन से ही आदमी के अंदर, बच्चे के अंदर सीख देनी पड़ेगी, उसके अंदर वो संस्कार देने पड़ेंगे। क्योंकि सन 50 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो पानी की स्थिति थी, जो अवेलेबिलिटी थी, आज उसका 25% प्रति व्यक्ति है। उस वक्त पानी की जो स्थिति थी, आज की स्थिति में 1000 लीटर है, उस वक्त 4000 लीटर एक व्यक्ति के घन मीटर व्यक्ति पानी था, जबकि 1700 से कम होना वो जो है एक प्रकार संकट है, पानी का संकट है। लेकिन इसलिए आप कुछ कहना देखिए जी, मैं अग्रवाल जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही पानी की बोतल के बारे में। ये रिकॉर्ड पे है कि पूना में कोई लगभग 16 स्कूल ऐसे हैं, उन्होंने बाकायदा बच्चों को डायरेक्शन दी है कि जब आप वापस घर पे जाएं, जो आपके बोतल में पानी बचा हुआ है, जो आपने घर से लाए, उसको पौधों में डाल के जाएं। ये अवेयरनेस की जरूरत है, ये लोगों को, स्कूल अथॉरिटीज़ को चाहिए, हर बच्चों को ये बताएं। और मैं आपको आगे बताऊं, गुड़गामा में भी पिछले 2 सालों में 5 करोड़ रुपए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे लगा है, और वो सारे डिफंक्ट पड़े हैं। और मैंने PIL फाइल की है। अब मैंने कहा कि आप एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट कीजिए तो वो सारा चेक करे। अब उन्होंने डायरेक्शन भी दिया कि आप रिपोर्ट दीजिए। इस ऑर्डर, ये सितंबर 2015 में ऑर्डर आया था, और आज आप देखिए कि 7 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं। मुझे लिखना था कि समझ कर मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली, हाँ जी, उसमें डाली, तभी वो सारा डाटा लिया कि 5 करोड़ रुपया, और कहते जी हमने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से ये ड्राइंग अप्रूव कराई है, और फिर कहते जी NGT से भी हमने की, NGT ने डिनाई कर दिया, जामा मिलिया ने डिनाई कर दिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज ने कह दिया जी हमारी अप्रूव ड्राइंग नहीं है। और आप ड्राइंग देखेंगे, हुड्डा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हाथ से बनाई हुई है, कोई ड्राफ्ट्समैन ने नहीं बनाई है, उसे क्लियर पता लगता है। मैंने कहा जी आप इसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए कि भाई दिस हैज बीन अप्रूव्ड थ्रू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। कोई जवाब नहीं। जयशंकर जी, संतोष जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। जो हैंड पाइप को सबको मिल जाता है बोरवेल कराने को, उसको रोका जाए।
एक जगह पानी का केंद्र हो गांव में, ग्रामीण स्तर पर से पहले इसकी शुरुआत किया जाए। आप देखिए कि किसी के पास 2-2, 3-3 सबमर्सिबल लगा है, किसी के पास पीने की एक बूंद पानी नहीं है, कोई 2-2 हैंड पाइप लगाया है। तो जो यूपी में खेल है, किसी भी जाइए एमएलए सिग्नेचर कराइए, 2 हैंड पाइप लाते हैं, एक घर में आंगन में लगा दिए, एक बाउंड्री के बाहर। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है पानी का। अच्छा जी, जयशंकर जी ने जो पॉइंट उठाया वो काफी वैलिड है। बहुत- हमारे पास एक बहुत आरटीआई भी महत्वपूर्ण है जिसमें ये लोग जो बिल्डर माफिया हैं हाँ। वो जो 10-10, 15-15 मंजिले इमारतें बनवाते हैं, जबकि उनको अथराइज नहीं रहता है कि वो जमीन का जो जल है उसका उपयोग करें। एक निर्धारित उसमें है कि 1 लाख लीटर तक वो उपयोग में ला सकते हैं, उसके बाद भी वो लगातार उसका दोहन चलता रहता है। टैंकर के से पानी मंगाने की उसकी रिक्वायरमेंट है। वो नीचे वो बोर नहीं कर सकते। परंतु वो टैंकर चूंकि महंगा पड़ता है, वो बोर कर लेते हैं और स्थानीय अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिले रहते हैं, उनको रिश्वत का पैसा देते हैं। और इस प्रकार से मतलब जिस मकान में अगर इतने 1 लाख लीटर पानी की जरूरत है पूरे मकान में, वहाँ कई लाख लीटर मतलब उस बिल्डिंग में खर्च हो जाता है, क्योंकि पानी तो नीचे से निकल ही रहा है, वो अनाप शनाप पानी खर्च होता है। तो इसीलिए उसके मैं बता रहा हूँ कि अवेयरनेस और सख्ती, रिश्वतखोरी को रोकना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, और ये सब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार ही कर सकती है, जब इच्छा शक्ति की जरूरत है पानी की बर्बादी को रोकने में। असीम टेकिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहूँगा जी कि गुड़गांव में सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, और वो बड़ा अच्छा प्लांट लगाया है, और वो डेली काफ़ी पानी को रिसाइकल करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्डरों को पहुँचाने का। अब वो टैंकर वाला है, वो कहता है जी मुझे 5 लीटर भर दो, लेकिन बाद में वो जो पोर्टेबल वाटर है वो उसमें भरता नहीं, कहता जी गंदा हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पाइपलाइंस नहीं है पहुँचाने के लिए। और सारे बिल्डर्स, जैसे इन्होंने कहा जनाब ने, सारे बिल्डर्स ने बोरवेल किए हुए हैं। मैं संक्षिप्त में तीनों अपने मेहमानों से जानना चाहूँगा, सुधार कैसे होगा? कानून बनाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, या लोग स्वतः, क्योंकि हर चीज कानून बना के उसको सही नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं स्वतः लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको बताया कि जैसे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, तब से उसमें संस्कार देने पड़ेंगे बच्चों को शुरू से ही। बच्चे बल्कि अपने माता पिता को जाकर बताएंगे कि आप इस तरह पानी मत, बच्चे का जो है बहुत कोमल मन होता है, हृदय साफ होता है, और वो अगर उसको कोई चीज़ सीखता है तो घर पे माँ बाप को भी सिखाता है कि आप गलत कर रहे हैं, अपने घर में और मेंबर्स को बताता है। वो उसकी बहुत शिक्षा में इसका समाहित होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात समाहित होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, कानून का स्ट्रिक्ट होना, कानून को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है पेयजल के संबंध में, ताकि आगे वाले समय में हम उस संकट में ना पहुंच जाए जिसकी उसका कोई तोड़ नहीं, उपाय ना हो, उसका कोई उपाय ना हो। जयशंकर जी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, कैसे सुधार होगा? पंचायतों में इसको लाना है, पंचायत की बैठक करके पंचायत में रोका जाए। एक तो देखिए, जो ग्रामीण स्तर पर आपने शिक्षा कहा, बहुत जरूरी है, इसमें हम सहमत हैं अजय जी से कि इन्होंने शिक्षा को जोड़ा कि इसमें जागरूकता का एक बहुत बड़ा क्रम है शुरू से। दूसरा, जो पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मुझे लगता है जो अभी आपको हमने कई उदाहरण दिए कि एक समय कम है, दीर्घकालिक एक और ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे कि पानी को संचय किया जा सके, रोका जा सके, और सरकारी तंत्र पर बिल्कुल। असीम जी, देखिए जी, जब तक आप वाटर को सेव नहीं करेंगे, कुदरत की देन है, मानसून आता है, आप एक एजेंडा बना के चलिए जी कि इस मानसून में हमने इतना पानी सेव करना है थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चाहे वो बॉडीज हों, चाहे वो जल से ऐसे बनाएं। कई मद्रास में देखिए बहुत अच्छा उन्होंने प्रोविजन किया है, कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ। गुजरात में ये बड़ा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली में जो फ्री पानी दे रहे हैं लोग, ये भी गलत है। इससे लोगों को चाहे ठीक है, चाहे वो आप कितना निःशुल्क मिल रहा है तो उससे ये होता है कि भाई चलो इस पे कौन से पैसे देने हैं, जितना मर्जी भर लो। अब जैसे एक पड़ोस में एक ही मकान है, उसका वो कम इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ 4 फैमिलियाँ रह रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहा है, तो कोई रिकॉर्ड तो है नहीं इसका। तो पानी के संकट पर आज हमने इस पे बात की और काफी गंभीर विषय है। आप तीनों लोगों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर हम विश्व के 20 शहरों का जो एक सर्वे कहता है, उसमें दिल्ली दूसरे स्थान पे है जहां पर पानी की सबसे ज्यादा कमी है। इसके साथ भारत के और भी कई राज्य हैं, कई शहर हैं, जिसमें हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का एरिया, या हम महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा, लातूर की बात करें, जहां आजकल काफी पानी की समस्या चल रही है। तो ये तभी इसके हम बच सकते हैं जब हम खुद जागरूक होंगे। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, कॉपर्निक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।